दिस इज द यूनिट टू का रिवीजन किया था आप लोगों के आपके साथ में। तो अंशिका, यू टेल मी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना यूनिट 2 में? इट इज क्लियर? यस सर, क्लियर सर। यूनिट 3 भी हो गई थी। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ यूनिट 2 में तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है यूनिट 2 में? ओके। उसके बाद हमने यूनिट 3 देखा था, तो यूनिट 3 में भी कोई दिक्कत अपने को नहीं थी। नाउ वी विल स्टार्ट द यूनिट 4। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिट 4? यूनिट 4 का नाम क्या है? ब्रांचिंग एंड लूपिंग प्रोग्रामिंग। ब्रांचिंग एंड लूपिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, यही नाम है ना आपका, ब्रांचिंग एंड लूपिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यस सर। हाँ, तो अब देखिए ब्रांचिंग एंड लूपिंग प्रोग्रामिंग। तो इन दिस यूनिट हम लोगों को प्रोग्रामिंग करनी है जो कि ब्रांचिंग और लूपिंग लॉजिक को यूज करनी है। तो यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं और कौन से लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं उसे याद कर लीजिए, और लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं उसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे को बताइए, पीयूष आप बताओगे रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताइए, तो आपका थोड़ा सा मैं समझ जाऊं कि कहाँ तक आपको याद है अभी तक। यस अंशिका। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलिए, होता है। हाँ हाँ पीयूष बताओगे कुछ? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा ठीक है, और अंशिका, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर याद है आप लोगों को ना? सर लॉजिकल ऑपरेटर मे बी एंड गेट, और गेट, और नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट। और ओके। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होंगे? तो रिलेशनल ऑपरेटर हमें दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बनाने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे 10 ग्रेटर देन 20, इसको कहते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर। यानी 10 क्या 20 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमने ग्रेटर साइन का यूज किया था। इसी तरीके से 10 लेसर देन 20, तो यहाँ पे हमें देखना है क्या 10 हमारा 20 से स्मॉल है कि नहीं है, तो हमने लेसर साइन यूज किया है। इसी तरीके से 10 लेसर देन इक्वल टू 10, अब मैं ये लिख देता हूं, तो यहाँ पे एक सिंबल यूज किया है लेसर देन इक्वल टू 10। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 10 क्या 10 से छोटा है, तो आंसर आएगा नो। लेकिन 10 के बराबर है, तो यू विल से यस। तो यहाँ पे हमें दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन हमारा सही होगा तो आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज दोनों गलत होंगे तो आंसर हमारा फॉल्स होगा। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो यहाँ पे देखिए 20 से बड़ा नहीं है, लेकिन 20 के बराबर है। तो ये आपको दो ऑप्शन का, दो ऑपरेटर का चॉइस देता है, क्या 20 से बड़ा है या फिर 20 के बराबर है। तो इस तरीके से हमारे अब कितने हो गए ऑपरेटर? 4 ऑपरेटर हो गए। अब हम दो और ऑपरेटर को समझेंगे। वो दो ऑपरेटर क्या हैं? इक्वल एंड नॉट इक्वल। तो हमारे पास सपोज एक नंबर है 8, और हम देखना चाहते हैं क्या ये नंबर 9 के बराबर है।
तो आप बोलेंगे कि नहीं बराबर है। तो हम दोनों के बीच क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं 8 नॉट इक्वल टू 9, तो यहाँ पे मैंने पहले से प्रूफ कर दिया है कि 8 9 के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है ट्रू। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 8 क्या 9 के बराबर है, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें तो इसमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों में से एक आंसर सही है, जैसे कि 20 के बराबर है। इसी तरीके से 10 के बराबर है, तो यहाँ पर हमको ट्रू मिलेगा। यहाँ पे 10 20 से छोटा है, तो यहाँ पर ट्रू मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 10 20 से छोटा नहीं है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे फॉल्स। तो मेरे ख्याल से ये चारों 6 ऑपरेटर आपको समझ में अब आ गए होंगे। इज इट क्लियर? इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर हमें बताना है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यहाँ पे हम दो एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमें दो लॉजिकल को एंड लॉजिक से जोड़ना है, हमें दो एक्सप्रेशन को और लॉजिक से जोड़ना है, हमें दो एक्सप्रेशन को या फिर हमें एक एक्सप्रेशन को नॉट लॉजिक से जोड़ना है। तो इस तरीके से हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है 10 ग्रेटर देन 20, तो इस केस में 10 ग्रेटर देन 20 ये एक एक्सप्रेशन हो गया, और इसके साथ हम दूसरा एक्सप्रेशन जोड़ेंगे जिसको हम कहेंगे 20 सपोज लेसर देन 10 या फिर लेसर देन 30 कर देते हैं हम। तो अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हम एक ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। अब इसका आंसर कितना मिलेगा, तो इसका आंसर को आप समझने के लिए दोनों को अलग अलग समझेंगे। क्या 10 20 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे इट इज फॉल्स। और इसके बाद एंड लॉजिक लगाए हैं यहाँ पे, तो 20 क्या 30 से छोटा है, तो आप बोलेंगे इट इज ट्रू। अब जब दोनों ही एक फॉल्स है एक ट्रू है, जब दोनों ही ट्रू नहीं है तो हमें ट्रू नहीं मिलेगा। जब भी एंड लॉजिक में एक चीज फॉल्स होगी तो हमें आंसर मिलता है फॉल्स। तो ये हमें ध्यान से समझ लेना है। उसके बाद ब्रांचिंग स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट को भी आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से और लॉजिक, अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर कॉपी कर रहा हूँ तो अब देखिए ध्यान से क्या होगा, अब हमारे पास एक्सप्रेशन का पहला फॉल्स होगा और दूसरा और लॉजिक के साथ दूसरा ट्रू होगा। तो कंबाइन ऑपरेशन का रिजल्ट क्या मिलेगा, तो कंबाइन ऑपरेशन का रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अच्छा ये और लगाना है, तो और का सिंबल क्या लगाएंगे, यहाँ पे एंड की जगह और लगाएंगे। तो ये और लगाने से हमारी लॉजिक क्या कहलाएगी, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा, हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। तो अब ये पूरा लॉजिक मेरा सही हो गया है। ऊपर वाला लॉजिक एंड है और नीचे का लॉजिक यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पहला लॉजिक है। तो इस लॉजिक को ध्यान से देखिए, ये हमें एंड दे रहा है और ये लॉजिक हमें दे रहा है और लॉजिक दे रहा है। तो अब इस लॉजिक को हम एक नॉट के द्वारा भी निगेशन कर सकते हैं, यानी जो भी लॉजिक है उसका हमें क्या करना है, ऑपोजिट आंसर देना है। जैसे यहाँ पे मैं इस पूरे को फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद हमें ये पता है पहले से ही इसका आंसर क्या है, फॉल्स है और इसका ट्रू है। तो ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। लेकिन अगर इसके सामने हम लोग नॉट लगा देते हैं, तो नॉट का सिंबल क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इसको हम लगा देंगे। तो इस पूरा लॉजिक का जो भी आंसर होगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से क्लोज करके रखेंगे।
तो देखिए अब ये जो लॉजिक आई है, इस लॉजिक के सामने फिर से एक और लगा दीजिए, तो इस तरीके से ये लॉजिक बन गई। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, जो भी ट्रू है उसका हमें अपोजिट मिलेगा, दैट इज द फॉल्स। तो इस तरीके से ये नॉट लॉजिक हमारे पास काम में आती है। अब ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अब हमें समझना है कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन, अच्छा किसी को याद, दोनों में से याद है किसी को? हाँ पीयूष, आपको याद है ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? तो जो अभी बताया था अंशिका ने वो वाले। नहीं, अभी जो आप ब्रांचिंग स्टेटमेंट हमें बताना है, अंशिका आप बता पाएंगे? आपके सिलेबस पे भी लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ब्रांचिंग स्टेटमेंट हमें बताना है, तो पहला है हमारे पास इफ, दूसरा है हमारे पास एल्स, है ना, इसके बाद हमें बताना है स्विच, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ब्रांचिंग स्टेटमेंट में यूज होने वाले कीवर्ड हमें दिखने लगेंगे। तो इफ ब्रांचिंग हो सकता है, तो सबसे पहले कीवर्ड देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं इसमें। तो हम यूज करने वाले हैं इफ, एल्स, और इसके बाद हम यूज करने वाले हैं स्विच, और हम यूज कर सकते हैं केस, और हम यूज करेंगे एक ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये कीवर्ड हमें यूज करने हैं, ठीक है ना, ये कहलाते हैं कीवर्ड। तो कीवर्ड्स हमें यूज करने हैं। तो सबसे पहला हमारा बनेगा इफ स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये बना हमारा इफ स्टेटमेंट। इसके बाद हमारा क्या बनेगा, इफ और एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ और स्टेटमेंट हमारा एल्स स्टेटमेंट बन गया। मैं आपको पहले सिंपल वाला बता रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। अब हमको अगर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स बताना है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, नेस्टेड इफ भी हो सकता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी हो सकता है। इसके बाद लैडर स्टेटमेंट भी होता है, लैडर आपका इफ एल्स स्टेटमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने स्टेटमेंट को याद रखना है। और लास्ट हमारा बनेगा स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पूरे स्टेटमेंट हमें क्या है, हमारे आपके ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन से टाइप के ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं, तो ये आपको ब्रांचिंग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से टाइप के आपको ऑपरेटर यूज होते हैं कंडीशन बनाने के लिए, क्योंकि हमें ब्रांचिंग में कंडीशन बनाना है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। कैसा क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द ऑपरेटर्स यूज्ड इन मेकिंग ब्रांचिंग एंड लूपिंग, ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट में हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, एक्सप्लेन, या फिर हम बोल सकते हैं what are the types of branching स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट, कौन कौन से ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं देयर आर द दिस टाइप ऑफ द ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं, तो ये कीवर्ड यूज होते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। अब कोई एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, तो एक्सप्लेन, है ना, ब्रांचिंग स्टेटमेंट यूजिंग suitable
एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांचिंग स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है ना। ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट कौन कौन सा बन सकता है ये आपको एक कोई एग्जाम्पल से बताना है। तो सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, सपोज मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट जो होता है इसमें हमको ट्रू स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अगर ट्रू स्टेटमेंट हमारा कंडीशन सही है, ट्रू कंडीशन सही है, तो हम ट्रू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है और यहाँ पे हमने लिखा है इफ कंडीशन, ठीक है ना, इफ कंडीशन इज देयर। तो अगर ये कंडीशन सही होगी तो हम इफ के अंदर चले जाएंगे, इफ ब्लॉक, तो ये हमारा यहाँ पर ब्लॉक रहेगा, ठीक है, ये हमारा ब्लॉक रहेगा। तो इट इज नोन एज ए योर ट्रू ब्लॉक। तो ये हमारा ट्रू ब्लॉक है, ट्रू ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से फिर हम लोग अपने ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और इसके बाद स्टेटमेंट 2 में आके बाहर में स्टॉप हो जाएंगे। तो ये लॉजिक है छोटी सी। अब इस लॉजिक के लिए अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। प्रोग्राम क्या है, तो आपको बताना है सॉल्व C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B, ठीक है, व्हेन B नॉट इक्वल टू, है ना, B नॉट इक्वल टू 0, है ना। 0 से कोई भी चीज डिवाइड होगी तो आपको यहाँ पर डिवीजन बाय 0 एरर मिलता है, उसे हमें यहाँ पर अवॉइड करना है। तो इसके लिए प्रोग्राम बना सकते हैं यहाँ पे। तो सपोज हमको प्रोग्राम बनाना है तो क्या लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, void main। और अब हमको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन में कौन कौन सी वेरिएबल है, तो इंट a है, b है और c है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल है। तो a की वैल्यू हम रख देते हैं सपोज 10 और b की वैल्यू रख देते हैं सपोज 0, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होगा, इफ, है ना, आप कंडीशन बनाएंगे, इफ b नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन बना ली हमने। अगर ये कंडीशन सही है तो हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करेंगे। क्या एग्जीक्यूट करेंगे, हम बोलेंगे C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B। तो ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, printf, और printf में हम अपनी वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। तो दैट इज C इज इक्वल टू, ठीक है, C इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिंपल C। तो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम सिंपल सा बनाया है जिसके अंदर में कंडीशंस हमको समझ में आ गई है। तो दिस इज नोन एज ए व्हाट, योर इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में ध्यान से देखो, ये पहला स्टेटमेंट है जो कि कंडीशन पर नहीं है, मतलब ये अप्लाई हो रहा है, कंडीशन अप्लाई हो रहा है इस ट्रू ब्लॉक पर, इस ट्रू ब्लॉक पर ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। ये कंडीशन अगर सही होगी तो इसके अंदर हम ट्रू ब्लॉक में जाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह प्रोग्राम हम एक देख पाते हैं कि सॉल्व C डिवाइड बाय B व्हेन B नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर में A की वैल्यू हमने 10 रखी है, B की वैल्यू 0 है और C है। तो B नॉट इक्वल टू 0, अगर B नॉट इक्वल टू 0 है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा और हम बाहर आ जाएंगे। तो अगर ये वैल्यू को मैं लेके बनाता हूँ, इस वैल्यू को लेके बनाता हूँ, तो क्या होगा, इस कंडीशन में हम रखेंगे B, है ना, इस कंडीशन में हम B रखते हैं। तो सपोज करो B रखते हैं तो B की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 0 नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या बनी, 0 नॉट इक्वल टू 0, योर कंडीशन इज फॉल्स। तो ये आपकी यहाँ पर क्या है,
फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। कंडीशन यहाँ पर क्या है कि 0 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, इट इज ए योर कंडीशन। जब यहाँ पर बी है तो हमको अंदर जाना ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स होने से हम बाहर निकल के आ जाएंगे। चलो बाहर में एक सेंटेंस लिख देते हैं, प्रिंट एफ है ना, प्रिंट एफ और एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये मैंने एक समझने के लिए लिखा है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो क्या होगा इस प्रोग्राम में, जब 10 a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 0 है, तो हमें केवल यही मिलेगा एंड ऑफ प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली बाहर निकल के इफ इस कंडीशन में जाएंगे नहीं, बाहर निकल के आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर b को भी 10 बना देता हूँ, तो अब क्या होगा कि b को 10 बनाने से क्या होगा, 10 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जैसी कंडीशन ट्रू होगी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, यानी यहाँ पे मैं 10 डिवाइड बाय 10 करूंगा, ठीक है ना। तो 10 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो आउटपुट यहाँ कितना मिलना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो इफ के द्वारा बनता है। इसके बाद इफ और एल्स की बात कर लेते हैं। तो अब इफ और एल्स कैसे करेंगे, देखो अब आएगा सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर तो मैंने कुछ भी आपको बोला ही नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इस क्वेश्चन का नाम क्या है ना, इस क्वेश्चन का नाम बनाते हैं, तो जैसे यहाँ पे बनाते हैं एक्सप्लेन इफ एल्स। अब मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ इफ एल्स, एक्सप्लेन इफ एल्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट यूजिंग ए सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाना है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिंटैक्स। हमको सिंटैक्स बताना है या कंसेप्ट बताना है। तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, इसके बाद इफ है और फिर आपका ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन बना देना। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज अवर ट्रू ब्लॉक। इसके अंदर क्या रहेगा, ट्रू ब्लॉक रहेगा, ठीक है। अब एल्स के पास जाएंगे हम, तो एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स का भी ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो एल्स का ब्लॉक बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉल्स ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखेंगे तो जल्दी से हमें आउटपुट भी समझ में आ जाएगा। और लास्टली क्या है, स्टेटमेंट 2। तो ये आपका लास्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम प्रोग्राम को स्टेटमेंट बना सकते हैं इजीली। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बताऊँ। तो देखिए एग्जाम्पल से हम बताते हैं, तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, अब ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल, कोई चेंज करने की जरूरत है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेम एग्जाम्पल में देखो क्या है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में जब आपका 0 था तब आउटपुट नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं एल्स लिख देता हूँ, एल्स। अब एल्स में क्या होगा, अगर ये चीज एग्जीक्यूट होगी, अगर ये चीज एग्जीक्यूट होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमको क्या करना है, हमको एक मैसेज डिस्प्ले करना है। और उस मैसेज का नाम क्या है, मैसेज का नाम है कि बी इज इक्वल, है ना, b इज इक्वल टू 0। तो ये मैसेज हमको मिल जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा और हम अपने प्रोग्राम से सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो देखो अब क्या है, अब ध्यान से देखो, अब a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे 10 डिवाइड 10 को हम 0 से कंपेयर करेंगे, कंडीशन बनाएंगे। अब इस कंडीशन में देखो आंसर ट्रू मिल रहा है तो हमको C एग्जीक्यूट करेंगे और C की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से सपोज करो कि यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, 0 है,
तो 0 का मतलब क्या है, प्रिंट बी इज इक्वल टू 0। अब क्या है कि यहाँ पे 10 की जगह क्या आ जाएगा 0। क्या 0 के नहीं बराबर है, तो आंसर इज फॉल्स। भाई 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर तो फॉल्स हो गया ये। और ये फॉल्स होने से क्या होगा, हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, हम ट्रू ब्लॉक में नहीं जा पाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे, हम डायरेक्टली फॉल्स ब्लॉक में जाएंगे और ये स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट हो जाएगा कि बी हमारा 0 के बराबर है, और इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छी ढंग से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रख के बनाना। उसके बाद में क्या है, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन, है ना, स्विच स्टेटमेंट, है ना, एक्सप्लेन स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच ब्रांचिंग स्टेटमेंट, स्विच ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। तो इसमें क्या है, ये मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर में भी काम कर सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट 1 है, अब हम क्या करेंगे, स्विच, है ना, स्विच ऑन यूर एक्सप्रेशन। तो स्विच ऑन एक्सप्रेशन करेंगे, उसके बाद स्विच का ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केस, और केस में हम अपना यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू 1 हो गया, वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पर ट्रू ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरीके से केस और एक बनाते हैं, वैल्यू 2 लिख देते हैं और यहाँ पर ट्रू ब्लॉक 2 लिख देते हैं, और उसके बाद हम इसको ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। इसी तरीके से और भी हम स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहना चाहिए। तो डिफॉल्ट के बाद हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट में हम लिखेंगे फॉल्स ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बाद कुछ नहीं है। अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट 2। तो ये आपका क्या बन गया, एक लॉजिक बन गई, एक कंसेप्ट बन गया। अब इसके द्वारा आप अपने आप को प्रोग्राम बना सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा एग्जांपल, ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं अपन लोग, समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 1 0 फॉर मंडे कर देते हैं, डिस्प्ले 0 फॉर संडे, ये संडे के लिए डिस्प्ले कर देते हैं, और 1 किसके लिए डिस्प्ले कर देते हैं, मंडे के लिए डिस्प्ले कर देते हैं। अब 2 से लेकर, है ना, जो भी संख्या आएगी, 2 से लेकर जो भी संख्या आएगी वो हमारे लिए क्या है, नॉट डी है, दिस इज नॉट डी, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी उसका यहाँ पर हमने मैपिंग नहीं की है। ठीक है ना, तो हमको 0 के लिए संडे मिलना चाहिए, 1 के लिए मंडे मिलना चाहिए, और इसके बाद 2 से लेकर जो भी नंबर है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, हमें यहाँ पर नॉट डे या फिर इनवैलिड डे आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे आप, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वॉइड में, और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, हमारा, है ना, डे लिखना है। तो डे इज इक्वल टू व्हाट, है ना, डे इज सपोज इंट डे, तो लेट इंट डे इज इक्वल टू 0। मैं इंट डे लेके ही चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्विच ऑन डे कर दूंगा, तो स्विच ऑन डे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, केस इज इक्वल टू व्हाट, यूर 0। अगर 0 है तो हम बोलेंगे प्रिंट एफ, व्हाट प्रिंट एफ, इट इज अवर संडे, तो ये संडे के लिए हो गया, और यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे। इसी तरीके से केस स्टेटमेंट 1 लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे, और प्रिंट एफ में लिखेंगे व्हाट, मंडे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉजिक अपनी बना सकते हैं, ब्रेक। और लास्ट में हम क्या बनाएंगे, डिफॉल्ट।
है ना। तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि आपका जो भी इनपुट है वो नॉट डे के बराबर है, ठीक है ना। दिस इज द योर नॉट डे, है ना, नॉट डे, हमारे पास नॉट डे का कंसेप्ट है, तो ये हमें लग दिया। अब यहाँ पे हम इसको सिंपली बंद कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपने को एक प्रिंटफ लिख देता हूँ, प्रिंटफ व्हाट एंड ऑफ प्रोग्राम। ये एक अच्छा लॉजिक है समझने के लिए कि एंड ऑफ प्रोग्राम आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर एंड ऑफ प्रोग्राम मिल रहा है मतलब सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, अब 0 है, अगर आपने डे इज इक्वल टू 0 रखा है तो यहाँ पर 0 आ गया और ये केस 0 हो गया, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, संडे मिलना चाहिए, और फिर एंड ऑफ प्रोग्राम मिलेगा, हम बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब सपोज करो एंड डे इज इक्वल टू 1 है, तो डे इज इक्वल टू 1 में क्या मिलना चाहिए, हमें 0 वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, 1 एग्जीक्यूट होगा और हमें मंडे मिलेगा और हम एंड ऑफ प्रोग्राम आ जाएंगे। सपोज मैंने डे इज इक्वल टू 2 डाला, तो अब क्या होगा, ना तो 0 एग्जीक्यूट होगा ना 1 एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा नॉट डे एंड एंड ऑफ प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये छोटा सा स्विच स्टेटमेंट है जो बहुत सारे आपके कंसेप्ट को पूरा कर देता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा सिंपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। भाई लूपिंग क्या होता है ना, ये तो अब पता चल गया आपको कि लूपिंग का मतलब एक से ज्यादा चीज हम इसी एक स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे समझो लूपिंग का मतलब क्या हुआ, देखो ब्रांचिंग मतलब क्या है, कोई भी चीज को सेलेक्ट, कोई ब्रांच को सेलेक्ट करना, ठीक है। लूपिंग का मतलब क्या है, कोई स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना। तो ब्रांचिंग का मतलब फिर से मैं एक बार बता देता हूं, है ना। ब्रांचिंग का मतलब क्या है, सेलेक्ट ब्रांच, है ना, सेलेक्ट ब्रांच। तो हमने कोई ब्रांच सेलेक्ट करना है, या जैसे हम जनरल बोलते हैं ना, भाई सेलेक्ट रोड, हमें रोड सेलेक्ट करना है, भाई हमें जाना कहाँ है ना, रोड सेलेक्ट रोड हो गया, या सेलेक्ट पाथ, आपको कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है। तो ब्रांचिंग का मतलब है कि ये सब चीजें सेलेक्ट करना है, लेकिन किस पर सेलेक्ट करना है, बेस्ड ऑन कंडीशन, है ना, हमारे पास कंडीशन होती है, तो बेस्ड ऑन कंडीशन आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब लूपिंग का मतलब क्या हो गया, लूपिंग का मतलब हो गया कि रिपीट, है ना, आपको क्या करना है, कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट करना है, ठीक है ना। रिपीट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को रिपीट करना है, एक बार दो बार कितने बार उसको एग्जीक्यूट करना है, रिपीट करना है, तो दैट इज द लूपिंग स्टेटमेंट। लेकिन ये भी बेस्ड ऑन कंडीशन ही होगा, ठीक है ना, बेस्ड ऑन कंडीशन। तो अगर कंडीशन सही होगी तो ही आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। तो कौन कौन से लूपिंग टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ लूपिंग, भाई लूपिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो जल्दी से हमें याद करके बताओ कि लूपिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हो गया व्हाइल लूप, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, डू और व्हाइल लूप, और तीसरा क्या हो गया हमारा फॉर लूप। तो ये 3 लूप होते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है ना, मैं तो रिवीजन करा रहा हूँ, पहले मैंने आपको अच्छे से पढ़ा भी दिया है, आप उस चीज को और पढ़ने की कोशिश करो, तभी आपको जल्दी से सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक करना और फिर हम लूप के अंदर जाके अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अब मैं व्हाइल लूप का एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस, है ना, कंसेप्ट ऑफ व्हाइल लूप। तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट 1 है मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, व्हाइल लूप लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही है ना, व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, तो डू द ट्रू ब्लॉक। तो यहाँ पर आपको अपना ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते
लिखता हूं मैं ट्रू ब्लॉक, ऊपर भी ट्रू ब्लॉक लिखा था मैंने, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ट्रू ब्लॉक लिखा था, अगर मैं फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने आपको ट्रू ब्लॉक लिखा था। अब ये ट्रू ब्लॉक जो हमने कंडीशन में लिखा था उसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, अब आप थोड़ा सा समझो। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद इफ कंडीशन चेक हो रही है, और जैसी कंडीशन सही होगी हम ट्रू ब्लॉक में जाएंगे और उसके बाद हम स्टेटमेंट 2 में जाएंगे। यानी ट्रू ब्लॉक के बाद हम फिर से कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, या मैं ऐसा बोलूं कि ट्रू ब्लॉक को हम एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहलाता है। लेकिन हम लूपिंग स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो लूपिंग में क्या होता है, लूपिंग में वही जो ट्रू ब्लॉक है ना, यहाँ ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट 1 है। अच्छा, मैं स्टेटमेंट 2 भी लिख देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिलनी चाहिए। क्या हो रहा है, स्टेटमेंट 1 हमारा बाय डिफॉल्ट रन होगा। अब जैसे ही हम व्हाइल लूप के अंदर जाएंगे कंडीशन मिलेगी, अब कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ट्रू ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। ब्रांचिंग में कंडीशन सही है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर आते हैं, यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर आ जाएंगे, और इसके बाद हम फिर से व्हाइल लूप पर चले जाएंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, अगर सही कंडीशन है फिर अंदर आ जाएंगे, फिर कंडीशन में चले जाएंगे, अगर कंडीशन सही है फिर अंदर चले जाएंगे ट्रू ब्लॉक में। तो इस तरीके से हम कंडीशन चेक करते जाएंगे, और जब तक सही कंडीशन होगी हम ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम आ जाएंगे स्टेटमेंट 2 के, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल लॉजिक होती है, उसको आपको ध्यान रख के करना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सपोज करो मेरे पास एग्जाम्पल है इंट, सपोज मुझे क्या करना है, एग्जाम्पल में क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले 1 2 3 4 5। ये मेरा एक बहुत ही मतलब पैटर्न प्रोग्राम है, मैं हर बार इसी प्रोग्राम को ही समझाता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम अगर समझ में आ गया तो बड़े से बड़े प्रोग्राम भी हमें समझ में आ सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमें 3 चीज निकालनी रहती है कि फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, लास्ट नंबर क्या है दैट इज 5 है, और डिफरेंस क्या है यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से आप इस चीज को 3 चीजें निकाल सकते हैं। अब हमें प्रोग्राम बस बनाना है, तो देखिए प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास है इंक्लूड stdio.h। अब हम लिखेंगे void main, ठीक है। अब ये void main लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना, है ना, दिस इज व्हाट, यहाँ पे लिखेंगे इंट, और इंट के बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं fn और लास्ट नंबर और डिफरेंस। तो मैं वही चीजें लिख रहा हूँ जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, व्हाइल लूप बनाऊंगा, ठीक है। तो बहुत मतलब सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, ट्रू ब्लॉक बनाना, ठीक है। तो ये ट्रू ब्लॉक बना लेंगे हम लोग। अब इस ट्रू ब्लॉक पे क्या करना है, हमें 1 2 3 4 प्रिंट करना है। तो 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, लॉजिक से बनाना है। तो लॉजिक से होगा तो ही हम बाहर निकलेंगे। देखो अब मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एक सिंपल सा बात लिख देता हूँ, printf व्हाट स्टार्ट लूप, है ना। तो यहाँ पर लूप आपका स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है ना, लूप स्टार्ट हो रहा है। /n ये तो पता है ना, देखो /n का मतलब होता है न्यू लाइन, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, एक printf लगा देता हूँ। तो ये printf लगाने से क्या पता चलेगा कि हम लूप में अंदर गए हैं और लूप के बाहर आए हैं। तो ये एंड लूप हो गया आपका, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमको पता रहना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब इस हमें क्या डिस्प्ले करना है, 1 2 3 4 5 डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर fn इज इक्वल टू 1, ln इज इक्वल टू 5 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 1। तो जो हमने मैथमेटिक्स ऊपर एनालिसिस किया था उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, कंडीशन बनाना। कंडीशन कैसे बनाएंगे, जब तक आपका फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर के बराबर नहीं हो जाता है तब तक हमें क्या करना है, एक एक नंबर को प्रिंट करना है।
तो fn शुड बी लेसर देन इक्वल टू लास्ट नंबर। अगर ये कंडीशन सही है तो मैं यहाँ पर प्रिंट क्या कराऊंगा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा दैट इज, है ना, प्रिंट यहाँ पर क्या कराना है। अब आपको मैं स्लैश एन में बता सकता हूँ या फिर कॉमा लगा के भी बता सकता हूँ, यानी हॉरिजॉन्टल में प्रिंट करना है कि वर्टिकल में प्रिंट करना है। तो सपोज करो हमें यहाँ पे वर्टिकल में प्रिंट करना है ना, तो स्लैश एन लगा देते हैं। अब स्लैश एन के बाद हमें कौन सा नंबर लिखना है, एफ एन लिखना है। तो ये एफ एन के द्वारा हमें वो नंबर मिल जाएगा, जैसे 1 लिखा है तो 1 मिल जाएगा। लेकिन भाई 2 कैसे मिलेगा, 2 मिलने के लिए एक और लॉजिक लगानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंट लॉजिक। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एफ एन इज इक्वल टू एफ एन प्लस 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको लिखने के बाद क्या होगा, आपका दूसरा नंबर आपके फिर मेमोरी में आ जाएगा। फिर उस नंबर को चेक करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर उसे चेक करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे। इस तरीके से हम करते जाएंगे। और कब तक करते जाएंगे, जब तक कि हमारा पहला नंबर 5 नहीं हो जाए। तो 5 यानी कि क्या हुआ, 5 लेसर देन इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो सब सही है, यानी मैं पहले से बताता हूँ 1 ग्रेटर देन, है ना, 5। तो ये पहला कंडीशन बना, तो कंडीशन ट्रू हो गई, इट इज ए ट्रू कंडीशन। अब इसके बाद आ जाओ आप 2 लेसर देन इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। फिर आ जाएंगे हम 3 लेसर देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर भी कंडीशन सही हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, 4 लेसर देन इक्वल टू 5, तो अभी भी कंडीशन सही हो गई। 5 लेसर देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू। तो यहाँ तक तो मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी। लेकिन जैसे ही ये 6 लेसर देन इक्वल टू 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो, और इस कारण से हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये कहलाता है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, व्हाइल लूप में यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, सबसे पहले चेक हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाइल लूप में और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, ये याद रखेंगे। अब मैं आपको इस व्हाइल लूप से डू व्हाइल लूप पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लिया, अब इसको नीचे लेके आ जाओ। ये नोट्स आपको मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करिए, है ना। इससे आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, डू व्हाइल लूप है। तो डू व्हाइल लूप में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा डू, और इसको उठा के, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर कैन वी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास? बेटा अभी 10 मिनट के बाद खत्म करूंगा मैं, है ना, ये खत्म हो जाएगा। ओके सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट, व्हाइल कंडीशन। तो ये व्हाइल कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, दिस इज डू एंड व्हाइल कंडीशन। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बनाएंगे। अब इसमें लॉजिक तो सब सेम रहेगी, केवल और केवल क्या चेंज होगा, यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा जो व्हाइल लिखा था इसको उठा के मैं नीचे लाऊंगा। ध्यान से देखना, बस इसको उठा के हम यहाँ पर नीचे ला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे हमें बस एक सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो मैं कंसेप्ट में भी लगाया हूँ, हाँ लगाया हूँ। तो दिस इज द योर सेमीकोलन, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाया है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज डू, तो ये डू लिख देंगे और प्रोग्राम एज इट इज ही चलेगा। तो ठीक है, तो दिस इज नोन एज ए यूर व्हाट, डू व्हाइल लूप। अब तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा फॉर लूप। तो देखो मैं फॉर लूप भी इसी तरीके से समझा देता हूँ। तो एक्सप्लेन द फॉर लूप, ये फॉर लूप समझा रहे हैं। देखो ध्यान से, ये फॉर लूप बताएंगे यहाँ पे। अब फॉर लूप क्या हो रहा है, व्हाट इज द फॉर लूप। तो यहाँ पे आपको बताना है फॉर लूप क्या होता है, ठीक है ना। फॉर लूप आपका थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मैनर में काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज फॉर लिख देंगे। और फॉर के अंदर हमें क्या लिखना है, अवर इनिशियलाइजेशन। तो ये आपका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, लूप इनिशियलाइजेशन इसको आप बोल सकते हो, लूप इनिशियलाइजेशन। फिर लूप कंडीशन,
यहाँ पे आपको लूप का कंडीशन चेक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, दैट इज लूप इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो ये आपका कहलाएगा और यहाँ पे ट्रू ब्लॉक तो रहेगा ही और ये while लूप यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिंटेक्स हो गया आपका किसका, फॉर लूप का हो गया। अब फॉर लूप में क्या करना है, डिस्प्ले 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारे पास यही कंसेप्ट रहेगा। अब मैं आपको फॉर लूप लिख के बताता हूँ तो हमारा आज का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो लेट यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पूरे को मैं अब हटा दे रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर लूप में क्या रहेगा, fn है ना, fn इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, fn इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, fn लेसर देन इक्वल टू लास्ट नंबर एंड fn प्लस प्लस, बस इतना सा कर दी। प्लस प्लस की जगह आप चाहें तो fn प्लस 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर केवल हमें प्रिंट करना है। तो ब्लॉक बना लेते हैं, तो हम यहाँ पर ब्लॉक बना लिए हैं। अब ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे, printf। तो printf स्टेटमेंट वही है, पुराना वाला ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो उस printf को उठा के मैं ले आता हूँ, इसमें वही printf रहेगा आपका, इस printf को उठा के यहाँ पर। ठीक है, तो दिस विल बी द यूर printf, यहाँ पर printf। तो अब ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, अब ये एज इट इज है आपका पुराना जैसे ही है ना। यहाँ पर डिफरेंस को यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो डिफरेंस को यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, DIF डिफरेंस। तो 1 हमारा डिफरेंस है, उस पर काम हो जाएगा। इसी तरीके से पुराने वाले प्रोग्राम में भी हम लोग डिफरेंस 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, डिफरेंस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चेंज होता है तो ऊपर भी सब जगह चेंज हो सकता है। तो ये आपको मतलब मैंने एक छोटा सा जनरलाइज कंसेप्ट में बता दिया है। डिफरेंस को चेंज करोगे तो दूसरे इस टाइप की सीरीज भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने सेट, मतलब कौन सा यूनिट है ये, 4th यूनिट आपको पूरा मैंने बता दिया है। एक बस लास्ट स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि एक्सप्लेन है ना, difference between break statement and continue statement। ठीक है, तो इन दोनों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप बाद में आएंगे तो भी मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आपको या तो अपने आप से कर लीजिएगा या फिर मेरे को आप बताइएगा तो मैं आपको फिर से इसको समझा दूंगा। तो दिस इज द ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे केवल इतना ही हम लोगों को करना है और तो सब चीजें आपको अब समझ में आई गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अब आज का क्लास क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 5th यूनिट है सब फंक्शन एंड प्रोग्रामिंग ऑन डेटा सेट। ठीक है, तो चलिए मैं अब बंद करता हूँ एंड आप लोग बाय। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।